टिहरी लंबगांव के केतन हत्याकांड को 2 महीने का वक्त गुजरने वाला है। इस दौरान कुछ नई बातें इसमें आई हैं। खास बात यह है कि पुलिस ने जिस तत्परता के साथ शुरुआती कार्रवाई की थी, एफआईआर दर्ज की थी, वो तत्परता पुलिस की कार्रवाई में या पुलिस की जांच में अब नजर नहीं आ रही है। तो सवाल उठता है कि क्या पुलिस उस जातिवादी भीड़ के दबाव में है जो पहले से ही हत्यारोपियों के पक्ष में लामबंद हो रही थी, या फिर पुलिस पर कोई राजनीतिक दबाव ऐसा है जिससे कि इसमें लगातार टाल मटोल किया जा रहा है या जांच को दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच केतन के साथ जो दिवाकर डिमरी नाम का युवक गया था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ भी पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में सीपीआई माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी लगातार मुखर होकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कई लाइव इस पर किए हैं। इस हत्या के बाद हम लोग, इंद्रेश मैखुरी भी हमारे साथ थे, तो हम उनके गांव भी गए थे, केतन के गांव देवल। तो इसमें नया क्या कुछ है, इस बारे में हम इंद्रेश मैखुरी से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। केतन हत्याकांड में नए डेवलपमेंट के साथ और नई अपडेट के साथ, और इसमें क्या कुछ हो रहा है, हम सीधे बातचीत करेंगे सीपीआई माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी जी से। मैखुरी जी, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। धन्यवाद। और जैसे कि 2 महीने होने जा रहे हैं केतन लाल हत्याकांड को, तो इसमें हाल ही में मैंने आपके 2 लाइव देखे। तो आपको क्यों लगता है कि इसमें कुछ गोलमाल किया जा रहा है इस पूरे प्रकरण में? क्या वजह है? देखिए, शुरुआती बात तो जो आप भी कह रहे हैं कि पुलिस ने शुरुआत में जो तत्परता दिखाई, एफआईआर दर्ज हुई, दूसरे दिन ही 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, फिर उसके बाद 2 और लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हत्यारोपियों के पक्ष में मोबिलाइजेशन होना शुरू हुआ, लोग उतरना शुरू हुए और राजनीतिक लोग उतरना शुरू हुए, जिसमें कि मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जी, जो कि खुल करके एकदम हत्यारोपियों के पक्ष में उतरे हैं। बल्कि हम तो ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि हत्यारोपी, हत्या के आरोपी, वो ये शब्द भी नहीं प्रयोग कर रहे हैं। वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि बिल्कुल हत्या की और जायज, बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि हाँ कि उनका तो, हम तो फिर भी क्योंकि कानून को मानने वाले लोग हैं, तो अभी तक चूंकि आरोप ही है, तो इसीलिए हत्यारोपी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन वो गर्व के साथ, जैसा आप भी कह रहे हैं कि भाई वो तो कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने हत्या नहीं की, आप कह रहे थे वध लिखा है, वध किया। मेरे ही फेसबुक में कुछ लोगों ने कमेंट लिखा कि वो यशवीर पंवार ने तो वध किया केतन का। तो एक तरह से वो खुलेआम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हत्या की गई। और उसके बाद पुलिस ने एक तरह से जिस तरह की बातें कही गई उस पर कार्रवाई करने की कोशिश की। एक नोटिस दिया, जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि भाई 100 टुकड़े कर देंगे, अभी तो सिर्फ मर्डर हुआ, 100 टुकड़े करके भेज देंगे, अगली बार अगर ऐसा हुआ तो साबुत लाश नहीं भेजेंगे, भेजेंगे, बार भेज दी है, ये कहा था। तो ये जो 100 टुकड़े वाला वक्तव्य जिस व्यक्ति ने दिया, उसको पुलिस ने नोटिस दिया हेट स्पीच के तहत। और उसके जवाब में फिर एक भीड़ उतर करके आई, जिसने लंबगांव कोतवाली को घेर लिया। और उस थाने के बाहर खड़े होकर के, कोतवाली के बाहर खड़े होकर के एक व्यक्ति ने कहा कि अभी तो हम सिर्फ घेर रहे हैं, अगली बार भीड़ आएगी तो ये थाना भी रहेगा कि नहीं रहेगा कुछ नहीं कह सकते। तो खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं और कोई प्रिवेंटिव कार्रवाई किसी तरह की नहीं है। और उन लोगों ने यह दबाव बनाना शुरू किया कि भाई केतन के साथ, एक तो केतन का कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू किया, चरित्र हनन करना शुरू किया, और ये कहना शुरू किया कि भाई वो लड़की के साथ तो दुष्कर्म किया गया था। और फिर ये दबाव बनाया कि उसकी एफआईआर दर्ज हो, और फिर एफआईआर एक दर्ज हुई। तो हम सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं कि भाई एफआईआर के कंटेंट्स कैसे मिसमैच हैं और कैसे पुलिस की रिपोर्ट भी अजीब तरह से गोलमोल है। और अब पुलिस ने एक तरह से, जिसको मैंने कहा कि भाई शूट द मैसेंजर, यानी कि जो संदेश वाहक है उसको ही गोली मारना। तो आप देखिए कि केतन लाल हत्याकांड में दिवाकर डिमरी एकमात्र चश्मदीद गवाह है, बिल्कुल, और उसकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल भेज दिया गया है। तो कुछ नए तथ्य जो सामने आए, तो नए तथ्य क्या है कि भाई एक हाई कोर्ट में एक रिट दिवाकर की ओर से दाखिल हुई और उसमें शपथ पूर्वक कुछ दस्तावेज लगाए गए।
हालांकि रिट में जो बातें कही गई उसको कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन इन दस्तावेजों पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया गया। तो लिहाजा माना जाना चाहिए कि वह अदालत के सामने शपथ पूर्वक यदि कुछ दस्तावेज दिए गए तो वो सत्य हों। उन दस्तावेजों में सबसे पहला दस्तावेज ये एक जी व्हाट्सएप चैट है। ये चैट उस दिन का बताया जा रहा है और इस चैट के बारे में ये रहस्योद्घाटन अब सामने आया है जो अब तक सामने नहीं आ रहा था कि दरअसल तो ये चैट किस किस के बीच है? हाँ, ये थोड़ा सा हाँ जी, तो इस उसी को मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चैट है इसके बारे में जो बात सामने आ रही है वो ये कि भाई केतन और जो वो लड़की है उनकी दोस्ती थी। हाँ, पहले से थी। ये पुलिस भी इस बात को स्वीकार कर रही है, आगे हम बात करेंगे। और तो तमाम उसके दोस्तों हाँ, को भी मैंने देखा है, वो भी कह रहे हैं कि काफी समय से मिलते जुलते थे। पुलिस भी अपने कागजी कार्रवाइयों में रिपोर्ट्स में ये बात स्वीकार कर रही है कि उन दोनों के बीच में काफी लंबी लंबी बात थी, दोस्ती थी, लंबे लंबे फोन्स भी होते थे, ये भी पुलिस ने भी कहा। तो ये लेकिन ये कहा गया है जो शपथ पूर्वक ये व्हाट्सएप चैट वहाँ हाई कोर्ट में दाखिल की गई उसमें दिवाकर डिमरी की ओर से ये कहा गया कि असल में लड़की के पास कोई फोन नहीं था, लड़की की एक बड़ी बहन है, उस बड़ी बहन के पास फोन था और उस बड़ी बहन का नाम भी लिखा हुआ था। मैंने जानबूझ करके उसको लड़की की निष्ठा ठीक है, कोई लड़कियों का नाम नहीं आए ज्यादा, लड़की की निष्ठा के को ध्यान में रखते हुए उसको भी उस पर काला मार्क कर दिया। तो लड़की का नाम भी था। तो लड़की की बहन है, जिस बहन के पास फोन है, लड़की के पास कोई फोन नहीं है, नाबालिग लड़की के पास, लड़की की बहन के पास फोन है और उस फोन के जरिए ही वो केतन से संपर्क करती थी, केतन से बात करती थी। तो ये दावा है कि भाई ये जो व्हाट्सएप चैट है जो 11:41 पर शुरू होता है, जिसमें हेलो ओए निकल गए तुम वहां से, और यहाँ से जवाब है कि ओए गाड़ी चला रहा हूं मैं अभी, ओके पहुंच के मैसेज करता हूं, और फिर 11:42 पर ठीक है जल्दी आइए। ये व्हाट्सएप चैट है, ये उस दिन का व्हाट्सएप चैट है, यानी 7-8 जून की रात का व्हाट्सएप चैट है जिसमें कि बुलाया गया। जिसमें ये साबित होता है कि वहां से बुलाया गया है इनको, और जाहिर है कि अपनी बड़ी बहन के फोन से वही लड़की कर रही होगी, वही लड़की, ये मतलब ये माना गया, अंदाजा यही है। अब इससे जो प्रश्न पैदा होता है, एक तो सवाल इससे ये पैदा होता है कि भाई ये अगर ये व्हाट्सएप चैट है, अगर उनको बुलाया गया तो जो लड़की के साथ दुष्कर्म की पूरी थ्योरी है वो अपने आप धराशायी होती है, वो सर के बल खड़ी हो जाती है, उस थ्योरी के लिए कहीं जमीन ही नहीं बचती। एक तो दूसरा, इस व्हाट्सएप चैट से ये प्रश्न पैदा होता है कि क्या पुलिस ने इस व्हाट्सएप चैट को जांच के दायरे में लिया? पुलिस क्या जांच कर रही है इसकी? क्या ये लड़की इंटेरोगेशन का पार्ट है? हालांकि ये कहा गया कि लड़की नाबालिग नहीं है, ये जिनका फोन का इस्तेमाल हुआ उसकी बड़ी बहन जो है, वो बड़ी बहन वो बालिग है, लेकिन मान लीजिए ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि ये नाबालिग हैं कि बालिग हैं, और अगर ये बालिग हैं तो ये इंटेरोगेशन का पार्ट क्यों नहीं है? ये इनको जांच का पार्ट होना चाहिए। पुलिस इसको जांच में ले रही है कि नहीं है? अगर पुलिस के पास ये जांच में ये तथ्य मौजूद है तो तब फिर पुलिस को वो दूसरी एफआईआर करने की जरूरत क्यों पड़ी, जिसके अंतर्गत दिवाकर डिमरी की गिरफ्तारी हुई पॉक्सो में और रेप और इसका चार्ज लगा। तो ये पहला तो प्रश्न ये पैदा होता है इस व्हाट्सएप चैट से, ये सवाल पैदा। अब देखिए ये एफआईआर और 2 कागज और है, ये एफआईआर है और ये पुलिस की जांच रिपोर्ट, ठीक है, ये पुलिस की जांच रिपोर्ट है। तो क्या है, जैसे आप बता भी रहे थे कि इनमें बिल्कुल तो घालमेल सा है। अब ये जो एफआईआर है जो लड़की की मां ने दाखिल की है, और लड़की की मां ने जो एफआईआर दाखिल कराई है ये 11 जुलाई 2026 को दाखिल की है। 11 जुलाई 2000, केतन की मौत के 1 महीने से ज्यादा, लगभग 1 महीने के 2-3 दिन और इसमें है। तो ये कह रही हैं कि भाई और बहुत व्यवस्थित तरीके से ये एप्लीकेशन लिखी गई है, बिल्कुल प्रोफेशनल आदमी ने ये एप्लीकेशन लिखी है, इसकी भाषा भी बता रही है, बिल्कुल इसकी भाषा वो बता रही है कि ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से लिखी गई है। हालांकि हिंदी में काफी गड़बड़ है लेकिन फिर भी तो इसमें भी हमने ये किया कि लड़की के नाम को उस पर काला कर दिया, उसको मार्कर से, ताकि वो दिखाई न दे। तो ये कह रही हैं कि भाई मेरी लड़की जो है 7 जून 2026 को ऊपर के तल पर, हमारे घर के ऊपर प्रथम तल पर किनारे के कमरे में सो रही थी।
12:30 बजे के समय लड़की शौच के लिए बाहर आई, हम्म। तो ये दो लोग यानी दिवाकर डिमरी केतन और और दिवाकर। केतन, ये दोनों लोग मौका पाते हुए लड़की के कमरे में घुस गए और कमरे के अंदर कुंडी लगा करके एक व्यक्ति ने उसका मुंह और हाथ दबाया, दूसरे लड़के ने कपड़ों को नोचकर बलात्कार करने की कोशिश की, लड़की के शरीर के अंगों के साथ जबरदस्ती करने लगे। लड़की ने घटना का विरोध किया, लड़की को शरीर पर चोट आई, लड़की ने खुद को बचाने का पूरा प्रयास किया, चंगुल से छूटने की कोशिश की। दोनों लोग लड़की के साथ जबरदस्ती और निडरता पूर्वक बलात्कार करने की कोशिश करते रहे। कोशिश लिखा है, कोशिश करते रहे, है ना। एक तो कोशिश करते रहे, दूसरा इस यहां तक आते आते ये कहीं भी इन्होंने इस घटनाक्रम को नहीं देखा है अपनी आंख से। ये जो शिकायत करता है लड़की की माँ, उनका नाम उनका चेहरा भी सार्वजनिक है, पर हम फिर भी उनका नाम उनका चेहरा नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई जब लड़की के रोने चिल्लाने की आवाज आई तो तब मैं और मेरे पति जो नीचे बने कमरे में सो रहे थे वो तो सो रहे थे। उसके बाद का वाक्य अस्पष्ट है। वाक्य क्या है कि ये है कि लड़की के रोने चिल्लाने पर जब मैं और मेरा पति जो कि नीचे बने कमरे में सो रहे थे, तो वह दोनों लड़के आंगन से बाहर नीचे की ओर ढंगार से सड़क मार्ग की ओर भाग गए। अब इसमें इन्होंने और इनके पति ने क्या किया ये लिखा ही नहीं है। ये लिखा ही नहीं गया। सो रहे थे और वो भाग गए। हाँ, वो सीधे भाग गए। वो गए, क्या किया, कुछ किया, कुछ नहीं। एप्लीकेशन जैसा मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल जैसे वकील लोग लिखवाते हैं उसी तरह से लिखी गई है। और तो कहानी बीच में से एक तरह से टूटी हुई, कहानी टूट गई। और इसका मतलब ये है कि इन्होंने कुछ भी होता हुआ नहीं देखा। बिल्कुल। जबकि इन्होंने लड़कों को पीट पीट करके एक उसमें मर गया और दूसरे को भी इतना मारा कि वो मर भी सकता था। वो भी मर भी सकता था, लेकिन देखा इन्होंने कुछ नहीं इनके विवरण से। और इनका कहना है कि भाई उनकी लड़की तो 1 महीने तक बिल्कुल सदमे की स्थिति में थी और इसीलिए ये साफ लिख रही हैं कि मेरे द्वारा घटना के दूसरे दिन ये रिपोर्ट नहीं कराई जा सकी क्योंकि लड़की सदमे में थी। और आज जब मेरी बालिका उक्त घटना से थोड़ा उबर आई है, आज माने 11 जुलाई 2026 को, एक महीने के बाद जब घटना से उबर आई, तो उसके द्वारा मुझे रो रो कर सारी घटना बताई गई, जिससे मुझे पूर्ण यकीन है कि दोनों लोगों ने द्वारा मेरी बालिका का बलात्कार किया है। तो इसमें भी लड़की ने जो घटना बताई, लड़की ने ये नहीं बताया, लेकिन लड़की ने जो बताया उससे इनको ऐसा यकीन। अब इसमें एक और भी है ना कि लड़की ने तो 1 महीने बाद बताया, लेकिन वो लोग जो वो भीड़ थी, जातिवादी भीड़, वो तो उसी दिन से कह रही थी, वो उसी दिन से इस बात को कह रही थी। वो ये बात कैसे कह रही थी, किस आधार पर कह रही थी? और अभी भी जो ये वाक्य है, इस वाक्य से तो ये लगता है कि लड़की ने जो बताया उसके आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ऐसा हुआ। लड़की ने ये नहीं कहा कि उसके साथ ये हुआ, इससे तो जो निकलता है। तो अब सवाल ये है कि भाई ये एप्लीकेशन, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है 11 जुलाई 2026 को, जबकि ये खुद भी टीवी कैमरों पर लगातार उससे पहले कह चुकी कि भाई पुलिस मेरी एप्लीकेशन दाखिल नहीं कर रही है, हम तो पुलिस के पास गए, हमने एप्लीकेशन दी, पुलिस ने दाखिल नहीं की, ये सब इन्होंने कहा लेकिन जहां इन्होंने ये कहना था वहां इन्होंने ये नहीं कहा। एफआईआर में कहा है, एफआईआर में नहीं कहा ये बात। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पुलिस के साथ इनकी कुछ तो सहमति बनी। पुलिस ने इनसे कहा कि भाई आप ये मत लिखिए, तो हम आपका दर्ज करते हैं, या इस तरह का कोई घटनाक्रम हुआ, या इन्होंने टीवी के कैमरों पर या कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी जो इन्होंने दाखिल किया था उसमें भी इन्होंने ये बात कही थी कि पुलिस साहब हमारी एफआईआर दर्ज कर। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये नहीं कह रही है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, ये कह रही है कि लड़की 1 महीने बाद सदमे से बाहर निकली, तब ये कह रही है कि लड़की इस मनस्थिति में नहीं थी, इसलिए 1 महीने के बाद हम आए, दूसरे दिन नहीं आए। अब इसमें एक तीसरी चीज है, वो है ये पुलिस की जांच, है ना। ये पुलिस रिपोर्ट है, जिस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने तय किया कि भाई पॉक्सो के तहत केतन के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है और दिवाकर के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है। उसके उस रिपोर्ट, ये वो जिस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस जांच के आधार पर ये पोक्सो में मुकदमा वो रिपोर्ट दर्ज हुआ, तो ये वो रिपोर्ट है। और ये कोई महिला सब इंस्पेक्टर है हेमलता, जो कि महिला हेल्पलाइन की प्रभारी है नई टिहरी में, इन्होंने जांच की है। अब इसमें देखिए आप कि ये तो कह रही हैं कि ये लड़की की माँ तो कह रही है कि साहब मेरी लड़की 1 महीने से सदमे में थी, इस वजह से 1 महीने बाद लड़की ने कुछ बताया, तो तब हम 11 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराने गए, है ना।
लेकिन ये कह रही हैं कि दिनांक 10/7/2026 को, अच्छा नहीं, इससे ऊपर एक जगह इन्होंने कहा है 10 कि हाँ, कि गिरफ्तारी के अपने शिकायतकर्ता द्वारा अपने पति यशवीर सिंह व ससुर विद्या सिंह की दिनांक 9 जून 2026 को गिरफ्तारी के उपरांत अपनी पुत्री के साथ बलात्कार के संबंध में पेशबंदी में दिनांक 10/6/2026 को प्रार्थना पत्र दिया गया था। तो अब ये पुलिस सवालों के घेरे में है कि या तो इसने ये एफआईआर गलत लिखवाई, और या फिर ये जो जांच में लिखा गया है कि भाई इन्होंने एप्लीकेशन दे दी थी, मतलब वहां तो उन्होंने कुछ, लड़की ने कुछ बताया नहीं था सदमे में 1 महीने तक, और यहाँ ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन दे 10 जून को वो चले भी गए थे। लेकिन इसमें जो मार्केबल बात है, पुलिस पर तो यहाँ सवाल खड़ा होता है, लेकिन इसमें जो अंडरलाइन करने वाली बात है कि जांच से यह बात प्रकाश में आई कि शिकायतकर्ता की पुत्री वह केतन की अच्छी दोस्ती थी। दोनों की मोबाइल से काफी लंबी लंबी वार्ता होती थी, है ना। और 10/7/2026 को शिकायतकर्ता द्वारा अपनी नाबालिग लड़की के कराए गए मेडिकल के अवलोकन से नाबालिग पुत्री का गर्भवती होना पाया गया। ठीक है, तो 10/7 को मेडिकल हुआ तो लड़की गर्भवती पाई गई। तो एक तो ये तथ्य है कि भाई इन दोनों की दोस्ती थी। बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि उसका वो जो प्रेगनेंसी पीरियड क्या है, ये तो ये तो पता चल जाता है। ये तो एक तो इसमें सवाल ये है। अब देखिए कि ये तो कहीं रिपोर्ट अभी दिखी नहीं, लेकिन पुलिस के अफसरों से मेरी भी बात हुई। मुझे पुलिस के अफसरों ने जो कहा, और हमारे एक और साथी हैं जबर सिंह वर्मा जो ऐसे मामलों में सक्रिय रहते हैं, तो उन्होंने फेसबुक पर एक अवधि लिखी। उन्होंने कहा कि भाई 3 महीने की प्रेगनेंसी है। तो मैंने उनसे फोन करके पूछा कि भाई आपने कैसे कहा ये कि 3 महीना की प्रेगनेंसी। उन्होंने कहा मेरी पुलिस के अफसरों से बात हुई, पुलिस के जिम्मेदार अफसरों से बात हुई, उन्होंने उनको बताया। मुझसे पुलिस के अफसरों ने जो कहा वो ये, उन्होंने कहा कि ये प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है, क्योंकि जब दूसरे पक्ष ने ये कहना शुरू किया कि भाई दुष्कर्म की पुष्टि हुई, तो हमारी समझ में नहीं आया कि भाई 40-42 दिन बाद कैसे दुष्कर्म की पुष्टि हो जाएगी। तो मैंने पूछा पुलिस के अफसरों से कि क्या ऐसा हुआ है, क्या कोई ऐसा तरीका है, तो जो 1 महीने बाद पता चल जाए। तो उन्होंने मुझे कहा, पुलिस के जिम्मेदार अफसरों ने, कि नहीं ये तो नहीं कंफर्म हुआ, लेकिन प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है। अब इस सारे प्रकरण में एक तरह से जो आरोपी पक्ष है केतन की हत्या में, वो पक्ष, और एक तरह से ये जो पुलिस की जांच रिपोर्ट है, इसमें भी जो समानता है कि ये प्रेगनेंसी और रेप, प्रेगनेंसी इज इक्वल टू रेप बना दे रहे हैं। है ना, बिल्कुल। तो प्रेगनेंसी का मतलब तो रेप नहीं है। और यदि वो 3 महीने वाली जो बात आ रही है, अगर वो तो उसका तो इस घटना से कोई लेना देना ही नहीं, घटना से कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं है। कुल मिलाकर के इस पूरी प्रक्रिया में जिस तरह से ये कर रहे हैं, तो इनका ये जो आरोपी पक्ष है, ये किसी भी तरह का दांव चल करके हत्या के आरोपियों को बचाना चाहते हैं, और उसमें लड़की के जीवन से, लड़की की सुरक्षा से, लड़की की निजता से इनका कोई लेना देना नहीं। भाई कुल मिलाकर के अगर कुछ इस तरह की चीजें सामने आएंगी, तो केतन तो इस दुनिया में अब नहीं है। बिल्कुल। तो उसके साथ तो जो होना था, जो अधिकतम हो सकता था, वो कर दिया गया है, जितना जघन्यतम किया जा सकता है। लेकिन जो इस दुनिया में वो लड़की है, उसके साथ उसको जीवन भर के एक ट्रॉमा में डालने की कोशिश, सिर्फ इसलिए कि अपनी जातीय श्रेष्ठता सिद्ध की जा सके और उस व्यक्ति को बचाया जा सके जिसने कि एक तरह से जातीय उन्माद में अंधे होकर के एक व्यक्ति की हत्या की सीमा तक, एक युवक की जो खुद भी नाबालिग है, उसकी हत्या की सीमा तक जो गया, वहां तक गया, तो उसको बचाया जा सके। इसके लिए ये पूरा प्रपंच, बल्कि हम तो ये आज भी ये सोच रहे हैं, अब तक जो कुछ हो चुका है, उस स्थिति में उस लड़के की मानसिक स्थिति, उस लड़की की क्या होगी, ये भी बड़ा एक, इस तरह की सारी घटनाएं एक के बाद जो उसके साथ घटी, तो व्यक्तिगत तौर पे तो वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी होगी वो लड़की। निश्चित ही। हमने तो शुरुआती तौर पर भी ये चिंता प्रकट की थी। आपको यदि याद होगा कि हम लोग जिस दिन गए और जब उनके घर गए, जब वापस लौट रहे थे, पुलिस के अफसरों से हमारी बात हुई, तो उनसे भी हमने कहा कि भाई ये तो सुनिश्चित करिए कि भाई लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित हो। अब लेकिन जब पूरा एक कॉकस चारों तरफ है, जिसको लड़की से कोई लेना देना नहीं है, जिसका कंसर्न ये है कि भाई वो तो
किसी भी तरह से उनको हम्म। बचाए जो कि जेल में बंद हैं और जिनके अपराध को वो खुद ही कबूल कर ले रहे हैं उनके बिहाफ पर। अब पता नहीं जो जेल में बंद है वो अपराध कबूल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो बाहर उनके पक्षकार पैरोकार बने घूम रहे हैं वो तो उनका अपराध कबूल कर ले रहे हैं। तो ये जो बात है वो तो है चिंताजनक। अच्छा, इस पूरे मामले में जो है वीडियो को भी समेटेंगे हम। मैं फाइनली ये पूछना चाह रहा हूं कि एक जो जातिवादी श्रेष्ठता का जो दबाव था, जो जातिवादी जो भीड़ थी जिसने जो है शुरू से ही सड़कों पे आए, प्रदर्शन किया, डिमरी की गिरफ्तारी की मांग की, थाने तक पहुंचे, थाने का घेराव किया, ये सब हुआ, तो क्या इसमें आपको कोई पॉलिटिकल एंगल भी लग रहा है? देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से राजनीतिक एंगल है। जितने लोग वो विरोध में उतरे हैं उनमें सबसे ज्यादा लोग किस पार्टी के हैं? भाजपा के, आरएसएस के। बाकायदा घनसाली से एक भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता जो पूर्व उप प्रमुख या पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख हैं वो वहाँ इस अभियान का नेतृत्व करने गए और उम्र दराज उस व्यक्ति ने बहुत तर्क संगत दिखने की कोशिश की, लेकिन बहुत ऐसी बातें की कि जो बहुत निम्न स्तरीय बातें थी। तो ये बहुत साफ तौर पर है कि उसकी अगुवाई करने वाले लोग, उनका संबंध भाजपा से है, आरएसएस से है। बहुत साफ है, ये तो दिखाई दे रहा है। और ये भी चर्चा है इस पूरे प्रकरण में कि भाई कोई उस परिवार में कोई व्यक्ति हैं जो कि किसी समय मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे हैं और उनका भी ये लगता है जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है सिलसिलेवार, जिस तरह से पुलिस ने एक तरह से दूसरी दिशा पकड़ी है। शुरुआत में जैसा बिल्कुल सीधी लाइन पे पुलिस की जो दिशा थी उस दिशा से घूम करके पुलिस जिस तरह से दूसरी दिशा में गई है, तो ये लगता है कि ये राजनीतिक दबाव, ऊपर से एक तरह से सत्ता का दबाव, और उस सत्ता का दबाव भी इसीलिए है कि भाई उसकी सारी राजनीति तो असल में बिल्कुल जाति के इस नकली श्रेष्ठता बोध को ऊपर उठाए रखने की है। बिल्कुल धर्म और जाति दोनों ही उसके राजनीति के औजार हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें ये राजनीतिक पहलू शामिल है। और उत्तराखंड में वैसे भी जो दलित समुदाय है उनसे तो इनको ज्यादा वो है नहीं, बहुत कम है वैसे भी, तो इनका सारा वोट बैंक वही वर्ग है जो हत्यारोपियों के साथ खड़ा है, तो इसलिए भी लगता तो यही है। ये साहस तो खुल करके, ये साहस कि भाई 100 टुकड़े कर देंगे, ये कहने का साहस कि ये पुलिस यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थाना भी अगली बार, ये कहने का साहस कहाँ से आता है? ये कहने का साहस बिना सत्ता के संरक्षण के आ ही नहीं सकता है। और पुलिस की चुप्पी उस पर, उसके बावजूद पुलिस की चुप्पी, पॉइंट आउट किए जाने के बावजूद पुलिस की इस मामले में चुप्पी दर्शाती है कि सत्ता का संरक्षण है, सत्ता का दबाव है और वो दबाव काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या लगता है इस मामले में क्या होगा आगे? क्या कोई वास्तव में न्याय मिलने वाली बात होगी या संदेह है? देखिए, मैं तो पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण में न्याय की लड़ाई बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। और इसके लिए जो हमने बार बार कहा कि कफलटा का उदाहरण दिया कि मई 1980 में कफलटा कांड हुआ और फिर फरवरी 1997 में जाकर के 17 साल बाद हाई कोर्ट में जाकर के उनको राहत मिल सकी। हाई कोर्ट में जाकर, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सजा मिल सकी आरोपियों को। उस समय तक कुछ लोग मर भी गए, ये सब भी हुआ। और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला अगर आप पढ़ें, दान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो उस समय यूपी था, तो उस फैसले को पढ़ करके लगता है कि जिस तरह की कहानियां आज बुनी जा रही हैं लगभग उसी तरह की कहानी उस समय भी कफलटा में भी बुनी गई, जबकि साफ तौर पर लोगों को कत्ल करके मारा गया। तो न्याय की लड़ाई बहुत कठिन है और जितने भी न्याय पसंद लोग हैं जो चाहते हैं कि न्याय हो, जो न्याय को जाति के चश्मे से, भीड़ के चश्मे से, सत्ता के चश्मे से नहीं देखते, उन सारे लोगों को इस न्याय के अभियान में लगा रहना पड़ेगा, तभी जाकर के न्याय होगा। हमारी ये सारी कोशिश असल में है कि न्याय की आवाज कमजोर नहीं पड़नी चाहिए, न्याय की आवाज भी लगातार उठती रहनी चाहिए। तो ये सारे लोगों को ये सुनिश्चित करना है जो न्याय के पक्षधर हैं कि न्याय की आवाज को तो खामोश न होने दिया जाए और हर स्तर पर उसको, पुलिस के स्तर पर, अदालतों के स्तर पर लगातार उसका मॉनिटरिंग की जाए कि न्याय कम से कम केतन को मिले। तो इंद्रेश मैखुरी जी ने इस प्रकरण के तमाम पहलुओं पर हमसे बातचीत की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, नमस्कार।